इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको माननीय मोदी जी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो दुनिया की संस्कृति बताते हैं, वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारी पार्लियामेंट ने तो रजिस्ट्रेशन एक्ट पास किया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पास किया, तो किस लिए पास किया था वो कि आप रजिस्ट्रेशन मत करवाइए। तो भाई कुछ तो दाल में काला है। आप अपने फंड्स को छुपाना चाहते हो, आपके जो अफसरान हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आप उनकी डिटेल छुपाना चाहते हो, आप जो कार्यक्रम करते हो आप उनकी डिटेल छुपाना चाहते हो, आपके जो ऑफिसेज हैं देश भर के अंदर या दुनिया भर के अंदर भी होंगे इनके, आप उनको छुपाना चाहते हो। क्यों? क्या काम होता है ऐसा आखिर वहां पर? जो एक पूर्व प्रचारक हैं उन्होंने बाकायदा अमित शाह साहब को चिट्ठी लिखी है कि साहब ये आतंकवादी संगठन है आरएसएस, इसको बैन करिए। हमारे देश में एक राजनीति इन लोगों ने चलाई, नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम इन्होंने चलाया, दलित वर्सेस सवर्ण इन्होंने चलाया, जिसमें ये अनफॉर्चुनेटली कामयाब हुए। उन्होंने वोट काटे, वोट बढ़ाए, वोट चुराए, प्रलोभन दिए, लोगों को फ्री बहुत सारी चीजें दी, पैसे बांटे इन्होंने, वो सब कर आगे उन्होंने सत्ता को हथिया लिया। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे तो खुद आरएसएस का कब्जा है। तो कोई मेरा अगर नौकर है, मेरा गुलाम होगा, मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा? इन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज तक में तो अपने आरएसएस के लोग अपॉइंट करे हैं, तमाम डिपार्टमेंट में आरएसएस के लोग हैं। बहुत सारे आप डिपार्टमेंट चले जाइए, कहते हैं कि साहब फलां गुरुजी इस काम को इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। वो गुरुजी कौन है? वो गुरुजी आरएसएस के प्रचारक हैं। तो ये बेसिकली अप्रत्यक्ष तरीके से देश की सरकार आरएसएस चला रही है। और जब देश की सरकार आरएसएस चला रही है तो आप कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी या किसकी मजाल इनके खिलाफ कोई फैसले दे दे? थर-थर कांप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और आरएसएस के लोग भी, पॉलिटिकली थर-थर कांप रहे हैं। इनको इनकी सत्ता जाते हुए बिल्कुल साफ दिख रही है। आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। कर्नाटक के गृह मंत्री हों या उसके अलावा एक आरएसएस के पूर्व प्रचारक, वो अब ये मांग करने लगे हैं कि आरएसएस पर पाबंदी लगाई जाए। एक सवाल लगातार ये उठता रहा है आरएसएस को लेकर कि उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, उसके बावजूद देश में तकरीबन 300 आलिशान ऑफिसेज आरएसएस के पिछले 12-14 सालों में, जब से सेंटर में बीजेपी की सरकार आई है, बनी। यहाँ पर दिल्ली में एक बड़ा ऑफिस बना है जिसमें जो भव्य बिल्डिंग है सारी, वहाँ पर आसाइश मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट शाहिद अली। शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? इस मांग को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो बहुत सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल है को बच्चा भी समझेगा उन बातों को, कि एक तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको माननीय मोदी जी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो दुनिया की संस्कृति बताते हैं, वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारी पार्लियामेंट ने तो रजिस्ट्रेशन एक्ट पास किया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पास किया, तो किस लिए पास किया था वो कि आप रजिस्ट्रेशन मत करवाइए। तो इतनी बड़ी अगर वो संगठन है, इतना बड़ा संगठन है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? एक क्वेश्चन है जो एक बच्चा भी उसका जवाब दे देगा कि भाई कुछ तो दाल में काला है। आप अपने फंड्स को छुपाना चाहते हो, आपके जो अफसरान हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आप उनकी डिटेल छुपाना चाहते हो, आप जो कार्यक्रम करते हो आप उनकी डिटेल छुपाना चाहते हो, आपके जो ऑफिसेज हैं देश भर के अंदर या दुनिया भर के अंदर भी होंगे इनके, आप उनको छुपाना चाहते हो। क्यों? क्या काम होता है ऐसा आखिर वहां पर? अब जो इनके जो एक पूर्व प्रचारक हैं उन्होंने बाकायदा अमित शाह साहब को चिट्ठी लिखी है कि साहब ये आतंकवादी संगठन है आरएसएस, इसको बैन करिए। तो जब उनकी तरफ से ये एडमिशन आता है, उन्हीं के एक आदमी का आता है, तो अब हाथ कंगन को आर से क्या? तो क्या लगता है आपको, कभी नहीं माना जाएगा? आपको पता होगा कि जितने केसेस थे बम ब्लास्ट के आरएसएस के लोगों पर, वो तमाम विड्रॉ कर लिए गए, कोर्ट से सबको वो कर दिया गया। सीबीआई ने बाकायदा चार्जशीट दाखिल की थी सबके खिलाफ। सरकार आई, 12 साल में सारे मैनेज हो गए। एक तो लोकसभा तक पहुंच गई थी 5 साल के लिए। जी बिल्कुल सही बात है आपकी कि लोकसभा भी पहुंची हैं। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे देश में एक राजनीति इन लोगों ने चलाई, नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम इन्होंने चलाया,
दलित वर्सेस सवर्ण इन्होंने चलाया, जिसमें ये अनफॉर्चुनेटली कामयाब हुए। अब चूंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जिसको वोट होते हैं वो उसकी सरकार बनती है। इन्होंने न सिर्फ ये किया बल्कि इन्होंने वोट काटे, वोट बढ़ाए, वोट चुराए, प्रलोभन दिए, लोगों को फ्री बहुत सारी चीज़ें दी, पैसे बांटे इन्होंने। वो सब कर आगे उन्होंने सत्ता को हथिया लिया, चुरा लिया देश की सरकार। जब चुरा लिया तो जाहिर है फिर ऐसे लोग भी सत्ता के अंदर आएंगे, ऐसे लोग एमपी भी बनेंगे, और इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे तो खुद आरएसएस का कब्जा है। तो कोई मेरा अगर नौकर है, मेरा गुलाम होगा, मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा? संविधान ने यही तो व्यवस्था की थी, इंडिपेंडेंट होंगे सब, सारी संस्थाएं जितने भी हैं सब इंडिपेंडेंट होंगे, गुलाम नहीं होगा कोई भी। तो कोई सरकारी संस्था तो उनसे सवाल नहीं करती। अब इन्होंने इंडिपेंडेंट छोड़े कहां, सबको तो गुलाम बना लिया। और गुलाम बनाने के साथ साथ जो मेरी अपनी नॉलेज है उसके मुताबिक इन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज तक में तो अपने आरएसएस के लोग अपॉइंट करे हैं, तमाम डिपार्टमेंट में आरएसएस के लोग हैं। बहुत सारे आप डिपार्टमेंट में चले जाइए, कहते हैं कि साहब फलां गुरुजी इस काम को, इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। वो गुरुजी कौन है? वो गुरुजी आरएसएस के प्रचारक हैं या आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। कितने पढ़े लिखे हैं पता नहीं, क्या डेजिग्नेशन है पता नहीं, लेकिन चीफ बने हुए हैं वहां के, उनके बिना पूछे हुए कुछ भी नहीं होता। तो ये बेसिकली अप्रत्यक्ष तरीके से देश की सरकार आरएसएस चला रही है। और जब देश की सरकार आरएसएस चला रही है तो आप कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी या किसकी मजाल इनके खिलाफ कोई फैसले दे दे? तो ये जितनी भी चीजें आ रही हैं ये सब प्रभावित हैं, और इनका प्रभाव खत्म करने के लिए सबसे पहले तो इस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हम प्रियंक खड़गे साहब का बहुत ज्यादा उनको हम शाबाशी भी देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं, और उनकी सराहना करते हैं कि ऐसे माहौल में भी उन्होंने इस बात को कहा जो बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इसलिए हम कहते हैं ना, आज की जो कांग्रेस है, राहुल जी की जो कांग्रेस है, वो पुरानी कांग्रेस से आप इक्वेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, कोर्ट का दरवाजा, कुछ चीजें आप समझने की जरूरत है। हर चीज का इलाज कोर्ट नहीं है। ये जो चीजें होती है ना, कोर्ट कई बार ये करते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अपने लोगों को कोर्ट पहुंचा देती है। बहुत सारे मुसलमानों में भी इनके लोग हैं ना, दलितों में भी इनके लोग हैं, अपने लोगों को कोर्ट पहुंचा देती, और कोर्ट में उल्टी सीधी अपनी बहस करी, कोई तथ्य रखे नहीं, वहां से डिसमिसल ले लिया, फिर कहते साहब कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया हमें तो। ठीक है, तो हर चीज का इलाज कोर्ट नहीं होता। ये जब मुझे बताइए रजिस्ट्रेशन एक्ट क्यों बना है? तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये करवाना है, क्यों करवाना है? ताकि सरकार की नजर में रहे कौन आदमी क्या काम कर रहा है। इन्होंने तो बिल्कुल नजर को पूरी तरह से ओझल कर रखा है, इनका तो सामने आएगा नहीं कुछ भी। तो इसीलिए अब आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट कहेगी भाई मेरा क्या मतलब है, सरकार करेगी। फिर कैसे होगा? सरकार अगर रजिस्ट्रेशन की जाएगी या कुछ और इसका रास्ता है? इसका रास्ता यह है कि इन लोगों को, आपको, पूरे देश को, इनकी सरकार को बिल्कुल आपको खत्म करना पड़ेगा, देश को खत्म करना पड़ेगा। और जब इनकी सरकार खत्म होगी तो आज की जो कांग्रेस है वो जरूर इस वाले में प्रावधान लेके आ जाएगी, मैंडेटरी कर देगी, इनका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इनको मजबूर कर देगी। अब देश में अगर आ गए तो फिर मैंडेटरी लागू होगा। जब ये लागू होगा तो रजिस्ट्रेशन भी इनको करवाना पड़ेगा। तो ये पहली कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? सिर्फ 12 साल हुए हैं। मैं आपसे वही तो मैं 80 साल हो गए देश को। मैंने अभी आपको यही बताया कि देखिए, आपको याद होगा पहली कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, आज की कांग्रेस क्यों कर रही है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन क्या पहली कांग्रेस जैसी आज की कांग्रेस है? इस बात को सोचने की जरूरत है। पहली जो कांग्रेस थी उसके लिए खुद राहुल जी ने यह कह दिया कि उसके बहुत सारे लोगों को निकालने की जरूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग आरएसएस के बैठे हुए हैं। दूसरी, राहुल जी का आपको याद होगा कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था नोएडा वाला, और किसानों के लिए एक बिल लेके आ रही थी, कांग्रेस की सरकार का बिल फाड़ दिया खुद राहुल जी ने, अपनी सरकार के खिलाफ चले गए। तो राहुल जी को आप पुरानी कांग्रेस से इक्वेट नहीं कर सकते। आज जो प्रियंक खड़गे साहब ने पहली बार इनिशिएटिव लिया कि रजिस्ट्रेशन करवाइए, अब से पहले तो किसी कांग्रेस सरकार ने नहीं लिया था, क्योंकि वो कांग्रेस सरकारों में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। आरएसएस ने पेनिट्रेशन ऐसा किया हुआ था कि तमाम लोग वही बैठे हुए थे। सरकारें भले कांग्रेस की थी, लेकिन ज्यादातर
इनके लोग वहां पे बैठे हुए थे। राहुल जी ने सबकी तकरीबन छटनी कर दी है। कुछ लोग जो छिपके बैठे हुए होंगे वो वैसे सामने नहीं आएंगे। ये अलग मुद्दा है कि आरएसएस के खिलाफ खुल करके राहुल गांधी बोलते हैं, प्रियंका गांधी बोलती हैं या कांग्रेस के कुछ नेता बोलते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सही है कि खुल करके मुसलमानों के फेवर में नहीं बोलते। देखिए, अब मुसलमान इस देश का पार्ट है ना, एक परसेप्शन कहीं ना कहीं मैं वही बताऊं। देखिए, मुसलमान देश का पार्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यही तो आरएसएस चाहती है, बीजेपी चाहती है अपनी पिच पे खिलवाना। उनकी पिच क्या है? उनकी पिच है हिंदू मुस्लिम। अभी आप खाली मुसलमानों के लिए बोलिए, देखिए साहब ये कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं। भाई जरूरत ही नहीं है आपको बोलने के लिए मुसलमानों के लिए। सरकार को हटाने की बात कर लीजिए, सरकार हट गई, आप उनकी पिच मत खेलिए। बस आप हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़िए। आपने इतना जुल्म सहा है 11-12 साल, ठीक है। यह सरकार 6 महीने 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। अगर पूरा देश ये हिंदू मुस्लिम को भूल करके, हम मुसलमान भी अगर 1 साल के लिए कुर्बानी दे देंगे साहब हमारे राइट, अरे भाई हम मुसलमानों को राइट है कहां? 70 मस्जिदों दिल्ली में नमाज बैन है। अब इस पर लिए आंदोलन करेंगे हम तो उनको फौरन ईंधन मिल जाएगा। उनका ईंधन ही ये है, उनका ईंधन ही ये है। बात करें ना एथनॉल की, मुसलमान क्यों नहीं बात करते एथनॉल की? तो क्या लग रहा है सीजेपी के बाद हालात बदल रहे हैं? अमित शाह नहीं आ रहे हैं लगातार, पूरा सेशन में जो है वो सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा। थर-थर कांप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और आरएसएस के लोग भी। पॉलिटिकली थर-थर कांप रहे हैं। इनको इनकी सत्ता जाते हुए बिल्कुल साफ दिख रही है। मिसाल के लिए अभी इलाहाबाद के अंदर जो ऐतिहासिक रैली, बच्चों की रैली जो हुई है ऐतिहासिक, जो राहुल जी ने लीड करी है, छात्रों की गूंज, वो क्या मैसेज देता है? जहां पर योगी जी रात दिन नफरत फैलाने का काम करते हैं। योगी जी प्राउडली कहते हैं मैंने नमाजें बैन कर दी, मैंने लाउड स्पीकर बैन कर दिए, मैं कांवड़ पे फूल डाल रहा हूं। तो लोगों ने नकार दिया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को नकार दिया। अब लोग आती आ चुकी है इससे। अब लोग उससे बाहर निकल के, क्योंकि इन लोगों ने कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया, ना एजुकेशन सिस्टम उन्होंने सुधारा, ना किसानों के लिए, ना युवाओं के लिए, ना बेरोजगारों के लिए, ना देश की प्राइड के लिए, देश की इज्जत के लिए। जब देश की इज्जत की बात आई, पाकिस्तान से लड़ाई जब चल रही थी तो अमेरिका ने लड़ाई खत्म करवाई हमारी, तो हमारे देश का वैसे भी तो लोग सब देख चुके हैं। कई तरफ आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है शरद पवार की पूरी टीम उनसे मुलाकात करती है मोदी से, कोशिश की जा रही है उनको अपने साथ लेने की, कुछ बिलों पर के वो उनके फेवर में वोट दे दें। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि उनके जो सहयोगी दल हैं वो कहीं जो है खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, चटकते हुए नजर आ रहे हैं? सहयोगी दल और आम जनता, जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं आपको मिसाल के लिए एक बात बताता हूँ। एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी की, मायावती जी की पार्टी के बहुत सारे एमएलए आए थे, और जब सरकार बनी दूसरी पार्टी की तो सारे के सारे एमएलए टूट के चले गए। नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ तो उनके और भी ज्यादा एमएलए आए, सारे एमएलए तो वहां चले गए थे। तो जिस जनता ने इनको एमपी बनाया है, ये ताकत दी है, जो भी अपने नाम लिए, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैं अच्छा नहीं लगता मुझे इस बात को, लेकिन मैं एक मिसाल के लिए बता रहा हूं कि जो जनता इनको ताकत देके यहां तक भेजती है, वो जनता बहुत गुस्से में है। वो जनता भी गुस्से में है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भेजा। तो अगर कोई भी आदमी अब ऐसा करता है, इनके साथ मिलता है, इनके साथ जाता है, तो आप मानिए कि उनका पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। वो फॉर द टाइम बीइंग भारतीय जनता पार्टी को जरूर फायदा पहुंचा सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की यही वो है। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी हार गई ना इलेक्शन, सेंटर में तो नहीं आए थे ना वो, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया चंद्रबाबू नायडू साहब को, नीतीश कुमार साहब को। अब नायडू साहब को भी पछतावा हो रहा है कि वो भी खत्म कर दिए जा रहे हैं, नीतीश कुमार साहब तो खत्म कर दिए गए। तो ये लोग किसी के सगे नहीं है, जिससे हेल्प लेती है उसी को खत्म करते हैं। तो एक तो ये लोग इनके साथ जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे पॉलिटिकली। दूसरी बात, जनता भी इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि हमेशा के लिए पॉलिटिकली दफन हो जाएंगे।